नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम साइंस ईवीएस के कुछ प्रश्न लेकर आए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाया जाता है। तो ये ईवीएस के क्वेश्चन है, आप बहुत ही बारीकी से देखा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो देखा कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे। तो फूलों की घाटी में, दोरंग घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में। आपको ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को बताना है। तो देखा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर शांत घाटी में हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, शांत घाटी में। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, शांत घाटी में। अब ये शांत घाटी के बारे में, जैसे ये शांत घाटी कहाँ है, तो केरल में है। ठीक है, ये 89 किलोमीटर का क्षेत्र है केरल में। ये शांत घाटी केरल में है और 89 किलोमीटर के क्षेत्र में है, जो अपनी घनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये अपना जो है घनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या औसत्य है। एलपीजी के संदर्भ में क्या औसत्य है, आपको एलपीजी के बारे में बताना। तो देखा क्या बोल रहा है कि यह एक स्वच्छ ईंधन है। तो आपको असत्य पूछा है, सत्य नहीं, असत्य। ये सही है, ये एक स्वच्छ ईंधन है, ये सही है। दूसरा है मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। मीथेन, क्या एलपीजी गैस हमारा मीथेन उत्सर्जन करता है। तो मीथेन उत्सर्जन करता है, नहीं करता है। तो यही तो असत्य हमसे पूछा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला बी नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ये बी। उसके बाद तीसरा बोल रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से है। तो देखा कि पौधे और जंतु क्या पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है, नहीं, ये नहीं होगा। उत्पादक, उपभोक्ता व उपघटक, ये भी नहीं है। उत्पादक व उपभोक्ता, ये भी नहीं है। जैविक तथा अजैविक पदार्थ, ये वाला है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से है, जैविक और अजैविक वाला पदार्थ। उसके बाद आता है अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, मकर रेखा है। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो मकर रेखा है, मकर रेखा क्या है, तो आप बताएं। 23.5 डिग्री, सिर्फ 23.5 डिग्री लिख के छोड़ दिया है। फिर देखा 23.5 डिग्री एस लिखा है, 23.5 डिग्री एस और 23.5 डिग्री एन लिखा है। सारे 23.5 है, एक 23 है, लेकिन हमें क्या है कि एस है। देखिए ये सी नंबर में एस लगा हुआ है, तो सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कि मकर रेखा जो होता है वो दक्षिण गोलार्ध में विषुवत रेखा 23.5 डिग्री का कोणीय दूरी पर है। ठीक है, जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। 22 दिसंबर को जो होता है ये सूर्य मकर रेखा पर लंबवत हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, किसने किया था, ये हमको बताना। किसने किया था, तो डॉक्टर आर डी मिश्रा, ये नहीं। डॉक्टर विटाकर नहीं। डॉक्टर डॉक्टर उद्धम नहीं। डॉक्टर ए जी टानले, ये आपको रट लेना है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, डॉक्टर ए जी टानले ने। उसके बाद निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कहाँ पर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ठीक है, आर्सेनिक द्वारा आपको ये बताना है कि आर्सेनिक द्वारा कहाँ पर जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो आपका ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, नहीं, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। बी नंबर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 7 नंबर चलते हैं। भारत के पश्चिमी घाट में दक्कन शुष्क है। भारत के पश्चिमी घाट में दक्कन शुष्क है, कहाँ पर, तो निम्न ताप प्रभाव पर। पहला ऑप्शन है निम्न ताप प्रभाव, नहीं। दाब प्रभाव पर, नहीं।
रैन शेडो प्रभाव पर, यानी पश्चिमी घाट दक्कन शुष्क के भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है, क्योंकि रैन शेडो प्रभाव है इसलिए कि पश्चिमी घाट में दक्कन शुष्क है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? 1960 में, 1975 में, 1972 में, 1962 में। तो कब ये पारित किया गया था वन्य जीव? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में। सी नंबर इसका हो जाएगा। वन्य जीव जो है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। क्यों? देखा कि वन्य जीव जो है ये भारत सरकार लाया था 1972 में, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया था। इसमें क्या होता है कि ये क्यों लाया गया था कि जैसे अवैध जैसे आदमी करता है ना, शिकार कर लेना, मांस लाना, खाल लाना और ये सब का व्यापार करता था, इसलिए कि 1972 में इस चीज़ को पारित किया गया वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, कि वन्य का जीव का सुरक्षा हो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। उसके बाद वायुमंडल के ऊपरी सीमा पर प्रति 9 नंबर है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण कहलाती है। क्या कहलाता है? सूर्यताप, ऊष्मा बजट, सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा। तो इसका क्या हो जाएगा? सौर स्थिरांक, सी नंबर आंसर। अब 10 नंबर चलता है। किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया? जो हमारे देश का मौलिक कर्तव्य है, कौन सा देश से लिया गया है? तो कौन सा देश से लिया गया? तो बी नंबर इसका हो जाएगा जर्मनी, USSR। ये आपको रट लेना है कि USSR, ये आपको रट लेना है। बी नंबर जो है आपको रट लेना है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया? USSR। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। देखें हमको क्या बोल रहा है कि घास भूमि क्षेत्र, जो घास वाला भूमि क्षेत्र है, घास भूमि क्षेत्र है, परितंत्र खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन उपभोक्ता होता है? तो ये इसका हो जाएगा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों। सी नंबर जीवाणु या डी नंबर मांसाहारी। तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें मांसाहारी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन मांसाहारी। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, कौन सा? समताप, आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। तो हमारे पास कौन सा सबसे पृथ्वी के सबसे पास? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। सॉरी, तो इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर, भारतीय संविधान द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था भारतीय संविधान द्वारा जैव विविधता अधिनियम? तो इसका ऑप्शन है 11 मई 1972, 11 दिसंबर 2002, 16 अक्टूबर 1990, 10 दिसंबर 1980। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो 11 दिसंबर 2002 को, 11 दिसंबर 2002 को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायता करता है? कृषि करने के लिए कौन सा सहायता करेगा? निम्नलिखित में से कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायता करता है। तो शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, अधिक उपज किस्म की खेती, ग्लास हाउस पौधे लगाना। तो ये आपको खेती के बारे में आपसे पूछ रहा है कि खेती करने के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती,
अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्ल वाला वर्षा, जब पानी जो पड़ता है यानी वर्षा जो होता है, ठीक है, बारिश जो हो रहा है, तो वो अम्लीय वर्षा संबंधित है। तो अम्लीय वर्षा में क्या संबंधित है? तो देखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। डी नंबर इसका ऑप्शन सही है। तो इसका डी नंबर सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद WWF से आशा है। देखा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? WWF, एफ बोल दिया है, ठीक है, WWF से आशा है। तो इसका क्या हो जाएगा? वर्ल्ड लाइफ फंड, ठीक है, सी नंबर इसका। ये आपको रट लेना है। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। तो फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में। आपको ये बताना है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। देखो, भारत के उत्तराखंड जो राज्य है, भारत का राज्य, भारत में उत्तराखंड राज्य है। तो वहाँ कहाँ उत्तराखंड में अगर पूछ देगा तो कहाँ पे? तो गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिले में स्थित है ये फूलों की घाटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? यानी प्रदूषण के मापन से। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा आपका हो जाएगा? तो इसका डी नंबर हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण जल बोर्ड, ठीक है। तो भारत के कौन सा एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण संबंधी ये करता है? इसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB इसको कहता है। ये क्या करता है कि एक जल का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, ये चीज़ करता है। ये कब? तो 1974 में गठित किया गया था। इससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इस सब पे क्या करता है कि नियंत्रण रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। यानी अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पर है। तो देखो, सिलिसी में, रॉकीज में, एंडीज में। आपको ये ज्वालामुखी कहाँ है? तो एंडीज पर्वत है, एंडीज में, ठीक है। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? एंडीज में। यह मतलब कि एंडीज पर्वत है, कोटोपैक्सी एंडीज पर्वत पे ये ज्वालामुखी स्थित है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। यानी तिब्बत में सांगपो नदी है, उसी का नाम भारत में क्या नाम से जाना जाता है? क्या नाम से जाना जाएगा? तो ऑप्शन है गंगा। क्या गंगा नाम से जाना जाता है? नहीं। उसके बाद सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। तिब्बत के सांगपो नदी भारत के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील के पास, कैलाश श्रेणी में है। उसके बाद ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को। तो किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को। उसके बाद भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कब प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया? 1972, 1985, 1981, 1973। तो इसका क्या हो जाएगा कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, इसलिए कि इसको प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया कि जो ये कहाँ पे? तो भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया। और ये कहाँ पे? तो उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क से किया गया। उसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ये आपको याद कर लेना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। यह मांडला व बालाघाट जिले में विस्तृत है।
यह जो है मांडला व जिला बालाघाट जिले में, यह मुख्यतः एक बाघ अभ्यारण्य है और यहाँ पर जो है कि दुर्लभ बरसिंघा भी पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर, लखनऊ समझौते किन दो मध्य हुआ था? यानी लखनऊ समझौता हुआ था किसके बीच हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। तो देखा कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। पहला ही ऑप्शन सही है। ये हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। 1916 में कौन किया था? तो एक तरफ था कि मुस्लिम लीग के नेता, आपको ध्यान में रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने कि पाकिस्तान का मांग किया था, तथा और कौन था? कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ था, यानी मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था जिसमें कि मान भी लिया गया था। उसके बाद जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो कहाँ पे है? तो ये गुजरात में आपका हो जाएगा। जंगली गधा रहता है, ठीक है, अभ्यारण्य गुजरात के कच्छ में, ठीक है। जंगली जो कि कितना, तो 4,954 किलोमीटर का क्षेत्र है, उसमें जंगली गधाओं का अभ्यारण्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करेगा? चट्टानों की शक्ति मापन नहीं, इनमें से सभी नहीं, श्वेत पट्टक लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग नहीं, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों की का सामग्रियों के आयु अनुपात। ये हो जाएगा कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है तो प्राचीन स्थलों में मौजूद, प्राचीन बहुत पुराना, प्राचीन काल सब जो है उसमें मौजूद हड्डियों की सामग्रियों का आयु मापन, कि इसका कितना दिन हुआ, कितना आयु मापन है, ऐसा उसको कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। अगला नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान हमारा कौन सा है? जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गान के बारे में बोल रहा है कि जन गण मन कब अपनाया गया? तो पहला 20 जनवरी 1950 नहीं, उसके बाद 13 दिसंबर 1949 नहीं, 21 मई 1949 नहीं, 24 जनवरी 1950। ये डी नंबर ऑप्शन सही है, 24 जनवरी 1950। यानी राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, और राष्ट्रीय गान जन गण मन है। ये जन गण मन कौन लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, ठीक है। कब? तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। लेकिन राष्ट्रीय गान जो है प्रकाशन कब किया? तो 1912 में किया था, तत्वबोधिनी पत्रिका में। और उसके ऊपर जो हेडिंग, शीर्षक जिसको बोलता है, भारत विधाता की शीर्षक से लिखा गया था। इसको संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, बायो मैग्निफिकेशन है। बायो मैग्निफिकेशन क्या है? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। ये पहला ही सही है, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती, यानी क्या? ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता बायोमैग्निफिकेशन है। बाकी जो ऑप्शन है इनमें से इन सभी ये तो नहीं होगा। कंप्यूटर द्वारा चित्र आकार में वृद्धि, ये भी नहीं है। जीव के आकार में वृद्धि, ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, ऐसा बोल रहा है। तो पहला जैसे प्रोटीन, ये तो है, फास्फोरस ये भी है, कवक और ये द्रव हो गया, मृदा होगा, मृदा, तो ये भी है, ये तीनों है। तो कौन सा नहीं है हमसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? सी नंबर, कवक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, नागासाकी में, एम्स्टर्डम में, सिडनी में। तो इसका क्या हो जाएगा? तो एम्स्टर्डम में ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ? एम्स्टर्डम में। तो इसका उद्देश्य क्या है? मतलब कि ये जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय है एम्स्टर्डम जो है,
टर्मन होना है। तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, दोनों नाम। तो इसका जो काम क्या है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, एम्स्टर्डम जो ग्रीनपीस इंटरनेशनल मुख्यालय है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखो इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण करना है, समुद्री सुरक्षा करना है, जंगल के प्रति बढ़ोतरी, दोहन की प्रवृत्ति, जो जंगल में आग लग जाता है उसको रोकना है, ठीक है, शांतिपूर्ण ये व्यवस्था, कोई भी तरह का नहीं होता है कि भविष्य में कोई भी तरह का गलत ना हो, इसलिए कि वो लोग ग्रीन पीस इंटरनेशनल और कृषि को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो ये हम ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए थे, जिसमें कि सी टेट, जे टेट, यूपी टेट एंड एस टेट, जितने भी टेट एग्जाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ईवीएस को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका ईवीएस से छूटेगा नहीं। हम 30 का 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इसलिए के ईवीएस को बहुत अच्छे से समझ जाएं, पढ़ें, एक दो बार वीडियो को देखें, ताकि आने वाले सी टेट जो भी एग्ज़ाम आपका है, सी टेट, जे टेट, यूपी टेट, एस टेट, केवीएस, जो भी एग्ज़ाम है आप उसके लेके तैयार रहें, ताकि 30 में 30 नंबर आप ले आवें। थैंक यू।